इस मैप को देखें। यहाँ पर हमारा भारत है, हमारी बगल में पाकिस्तान है और यहाँ पर ये अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये जो बॉर्डर है लाल कलर में, वो है डूरंड लाइन, जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, जिससे उस समय भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन हो गया और ये अफगानिस्तान एक अलग देश बन गया। पर बाद में भारत का फिर से विभाजन हुआ और ये पाकिस्तान अलग देश बना, जो अब अफगानिस्तान का नया पड़ोसी बन गया। लेकिन अंग्रेजों ने बॉर्डर यानी डूरंड लाइन कुछ इस तरह से बनाई थी कि इससे पिछले 150 सालों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे से लड़ते आए हैं और आज भी इनकी यह लड़ाई जारी है। अब तक में दोनों ओर के सैकड़ों लोग मारे गए हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही दोनों ने एक दूसरे पर हमले करके युद्ध जैसे हालात बना दिए थे। असल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का विवाद एक ऐसी खिचड़ी है जो कभी पकेगी नहीं, पर एक दिन प्रेशर कुकर जरूर फटेगा। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन या तो पाकिस्तान में तालिबान की सरकार आएगी या फिर पाकिस्तान 3-4 छोटे छोटे देशों में विभाजित हो जाएगा। लेकिन क्यों, तो आगे विस्तार से जानेंगे इस बारे में, क्योंकि इस विवाद को समझने के लिए हमें बहुत कुछ समझना पड़ेगा। तब जाकर हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का विवाद आसानी से समझ में आएगा। तो ऐसे ही मैप और इमेजेस के जरिए मैं आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विवाद का पूरा इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा कि अफगानिस्तान अस्तित्व में कैसे आया था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इतिहास क्या है, अफगानिस्तान को बड़े बड़े साम्राज्यों का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है, फिर यहाँ पर किस तरह से तालिबान बना था, इसके अलग अलग कारण क्या थे, शुरुआत में इन दोनों देशों के बीच दोस्ती कैसे हुई थी, फिर इन दोनों के बीच विवाद की शुरुआत कब, कैसे और क्यों हुई थी, इस विवाद को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है और आज मौजूदा समय में क्या स्थिति है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इतिहास के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले इस मैप को देखें। ये आज के अफगानिस्तान का मैप है। अब आपने सुना ही होगा कि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर यानी बड़े बड़े साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े साम्राज्यों और बड़े बड़े सुपर पावर देशों ने जब जब इसे कंट्रोल करने की कोशिश की थी, तब तब कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया आज दिन तक। लेकिन क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान की जियोग्राफी और लोकेशन ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पर अफगान लोगों को हराना किसी के भी बस की बात नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं लगभग पूरे अफगानिस्तान में पहाड़ी पहाड़ है, फिर यहाँ पर बहुत सारे घाट और नदियां भी है और ऊपर से यहाँ के ज्यादातर लोग आज भी गांव कस्बों में रहते हैं, जो बहुत अच्छे लड़ाके भी है। इस कारण जब भी कोई अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने आता था तो यहाँ के ये लोग जाकर पहाड़ों में छिप जाते थे और वहीं से ये लोग अपनी लड़ाई लड़ते थे गुरिल्ला तकनीक से। इस कारण दुश्मन देशों की सेना इन्हें कभी हरा नहीं पाई। इसलिए तो आज दिन तक अफगानिस्तान पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। जैसे इस मैप को देखें, आज से 2300 साल पहले जब सिकंदर यानी अलेक्जेंडर जब दुनिया जीतने निकला था, तब वो बड़े बड़े साम्राज्यों को हराता हुआ भारत तक आया था। उस समय इस पूरे भाग को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था, जिसमें आज का अफगानिस्तान भी शामिल था। तो सिकंदर जब यहाँ अफगानिस्तान वाले भाग पर पहुंचा तो सिकंदर की सेना यहाँ पर फंस गई और ये अगले 3 साल तक अफगान लोगों से लड़ते रहे। लेकिन बावजूद इसके सिकंदर यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाया। मतलब दुनिया जीतने वाला सिकंदर अफगान लोगों के सामने घुटने टेक देता है। यानी सिकंदर का जो गौरव था दुनिया में, उस पर अफगान लोगों ने काला धब्बा लगा दिया। इसी कारण तो वापस जाने के बाद सिकंदर ने एक बात बोली थी कि भगवान आपको कोबरा के जहर से, बाघ के दांतों से और अफगानों से दूर रखे। खैर, तो आज से 500 साल पहले यूरोपीय लुटेरों ने हमारे एशिया में घुसपैठ करना शुरू किया, जिसमें से एक थे अंग्रेज। तो इन्होंने आकर धीरे धीरे लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया, इस अफगानिस्तान को छोड़कर। अब अंग्रेज भी चाहते थे कि अफगानिस्तान पर कंट्रोल किया जाए। इस कारण अंग्रेजों ने साल 1842 में अफगानिस्तान से युद्ध किया, लेकिन अंग्रेज खाली हाथ वापस लौट आए। फिर 1878 में अंग्रेजों ने दूसरी बार अफगानिस्तान से युद्ध किया
इसमें भी अंग्रेज असफल हुए। फिर 1892 में अंग्रेजों ने तीसरी बार अफगानिस्तान से युद्ध किया, लेकिन इसमें भी अंग्रेज हार गए, जिसके बाद अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया कि अब इन अफगान लोगों को हराना नामुमकिन है। इस कारण 1893 में अफगानिस्तान और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत अफगानिस्तान को एक अलग देश बना दिया गया और भारतीय उपमहाद्वीप और अफगानिस्तान के बीच एक बॉर्डर यानी सीमा रेखा बनाई गई, जिसे आज डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। इसमें अंग्रेज अधिकारी डूरंड है, इनके नाम पर ही इस सीमा का नाम डूरंड लाइन रखा गया है। और ये उस समय अफगानिस्तान के राजा थे, अब्दुल रहमान खान। तो कुछ इस तरह से 1893 में अफगानिस्तान एक अलग देश बन गया था। अब उस समय अंग्रेजों का लगभग आधी दुनिया पर कंट्रोल था और ऐसा कहा जाता था कि अंग्रेजों का सूरज कभी डूबता नहीं था, इतना ताकतवर था ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन इन्होंने भी अफगानिस्तान के सामने घुटने टेक दिए थे, ये कहते हुए कि अब अफगान लोगों के मुंह नहीं लगना है, इन्हें एक अलग देश बना दो ताकि ये हमारे लिए एक दीवार का काम करे। क्योंकि अगर यहाँ पर पर्शियन या रूस अगर हम पर हमला करने आए तो पहले इन्हें अफगान को झेलना पड़ेगा, उसके बाद ही ये हम तक यानी भारत तक पहुंच पाएंगे। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहां से आगे का इतिहास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा ध्यान देकर समझने की कोशिश करना। इस मैप को देखें, यह हमारा भारत है और 1946 में जब अंग्रेज यहां से गए तो इन्होंने भारत का बंटवारा कर दिया और यह पाकिस्तान एक अलग देश बना दिया, जिसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी बन गया। अब अंग्रेजों के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने दुनिया के कई देशों का इस तरह से विभाजन किया था कि जिसके चलते वे देश आज भी आपस में लड़ते रहते हैं, जिसमें जैसे भारत और पाकिस्तान है, इजराइल और पैलेस्टाइन है, वैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी इनमें से एक है। क्योंकि इन दोनों के बीच ये जो डूरंड लाइन है वो अंग्रेजों की ही देन थी। तो अंग्रेजों ने जहां जहां पर देशों का विभाजन करके जो सीमा बनाई थी, तब इन्होंने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि एक ही जाति के लोगों को एक तरफ रखा जाए और दूसरी जाति को दूसरी तरफ रखा जाए। अंग्रेजों ने हमेशा ही एक ही जाति या एक ही धर्म के लोगों के बीच में से सीमा बनाई थी। जैसे जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया तब भी इन्होंने आधा पंजाब पाकिस्तान को दे दिया और आधा भारत को दे दिया, जिससे पंजाबी लोग यानी सिख धर्म के लोग ना उस तरफ के रहे और ना ही इस तरफ के रहे। तो कुछ वैसा ही अंग्रेजों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ किया था और इसी कारण तो इन दोनों देशों के बीच आज भी विवाद चल रहा है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर में जो डूरंड लाइन है, जिसके ऊपर अफगानिस्तान है और नीचे पाकिस्तान है। अब ये दोनों देश मुस्लिम देश है, सुन्नी मुस्लिम, लेकिन सुन्नी मुसलमान भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें जो लाइट येलो कलर का जो एरिया है, उसमें रहने वाले लोग पश्तून लोग हैं, जो अफगानिस्तान में भी रहते हैं और पाकिस्तान में भी रहते हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने इनका विभाजन इस तरह से किया था कि जिससे लोग आधे पाकिस्तान में चले गए और आधे अफगानिस्तान में रह गए। इस तरह से इसमें ये जो लाइट ग्रीन कलर का एरिया है, इसमें बलोच लोग रहते हैं। ये भी अलग प्रकार के मुस्लिम होते हैं। तो बलोच लोग ज्यादातर पाकिस्तान में रहते हैं, इस कारण तो पाकिस्तान के इस भाग को बलोचिस्तान प्रांत कहते हैं। लेकिन इनकी कुछ आबादी अफगानिस्तान में भी है और कुछ आबादी यहाँ ईरान में भी है। इस कारण आज ये बलोच लोग अपना एक अलग देश बनाने के लिए पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। ये बलोच लोग चाहते हैं कि अफगानिस्तान के बलोच, पाकिस्तान के बलोच और ईरान के बलोच लोगों का जो एरिया है वो एक अलग देश बन जाए, बलोचिस्तान नाम का। इसी तरह से इस ब्लू कलर में पाकिस्तान के सिंधी मुसलमान लोग रहते हैं। तो ये लोग भी आज पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको भी सिंध नाम का अलग देश बनाना है। फिर इस डार्क येलो कलर में पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान रहते हैं, जो पूरे पाकिस्तान को चलाते हैं। पाकिस्तान की सारी कमाई का फायदा भी इन्हीं लोगों को होता है और यही लोग पाकिस्तान की राजनीति से लेकर सेना में और सरकारी पदों पर भी यही पाकिस्तानी पंजाबी लोगों का दबदबा है। खैर, तो अब यहाँ लाइट येलो कलर में जो पश्तून लोग रहते हैं, आधे पाकिस्तान में और आधे अफगानिस्तान में,
तो अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है आज मौजूदा समय में वो पश्तून लोगों की है, क्योंकि अफगानिस्तान में पश्तून लोग ज्यादा है, तो ये लोग ही अफगानिस्तान को चलाते हैं और अफगानिस्तान में शरिया लॉ भी इन्होंने ही लागू किया है। इस कारण पाकिस्तान के जो पश्तून लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं वो चाहते हैं कि उनका देश पाकिस्तान भी उसी तरह से चले जैसे अफगानिस्तान चलता है। पाकिस्तान के पश्तून लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी तालिबान आए और शरिया लॉ लागू करे, यानी पाकिस्तान के पश्तून लोग पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते, ये बस इतना ही चाहते हैं कि पाकिस्तान भी उसी तरह से चले जैसे अफगानिस्तान चलता है। तो इस तरह से पाकिस्तान के निर्माण के बाद से इन दोनों देशों के बीच कई समस्याएं पैदा हो गई। बलूच लोग अपना एक अलग देश चाहते हैं, सिंधी लोग अपना एक अलग देश चाहते हैं और पश्तून लोगों की अपनी एक अलग दुविधा है। लेकिन ये सब तो छोटी मोटी समस्याएं थी। बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो डूरंट लाइन पाकिस्तान को विरासत में मिली थी उसे अफगानिस्तान नहीं मानता है। अफगान सरकार का कहना है कि यह पाकिस्तान में जहां तक पश्तून आबादी रहती है वो सारा एरिया अफगानिस्तान का है और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वो भी अफगानिस्तान का हिस्सा है। ऐसा उस समय अफगान सरकार कह रही थी। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, तो ये चाहता था कि यह बलूचिस्तान अगर उनका हिस्सा बन जाए तो इन्हें भी अरब सागर में समुद्र का एक्सेस मिल जाए, ताकि व्यापार में काफी फायदा हो अफगानिस्तान को। तो इसके बाद पाकिस्तान भी सतर्क हो गया कि अफगान लोग पाकिस्तान में कोई ना कोई दखल अंदाजी जरूर करेंगे। इस कारण 1950 में पाकिस्तानी वायुसेना ने कई अफगान गांवों पर हमले किए, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 1950 में पहली बार सीमा पर झड़पें दर्ज की गई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच छुटपुट लड़ाइयां शुरू हुई और 1955 में दोनों देशों ने एक दूसरे की एम्बेसी पर हमले किए और दोनों ने अपने अपने राजदूतों को वापस अपने अपने देश बुला लिया था। फिर 1960 में अफगान सेना टैंकों के साथ सीमा पर तैनात हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान ने फिर से अफगान सेना पर बमबारी कर दी। इसलिए इसके बाद अफगानिस्तान ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान के साथ सारे राजनयिक संबंध तोड़ दिए थे। अब 1960 यानी ये वो समय था जब दुनिया दो भागों में बंट चुकी थी, जिसमें एक तरफ अमेरिका था और सामने सोवियत संघ था। इन दोनों के बीच शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। तो उस समय अफगानिस्तान के राजा थे मोहम्मद जाहिर शाह, ये उसकी इमेज है। अब अफगानिस्तान का लोकेशन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के कारण अगर दुनिया का कोई भी देश अफगानिस्तान पर कंट्रोल करता है तो उसे सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के साथ साथ उन्हें मिडिल ईस्ट में भी बढ़त मिल सकती है। ऊपर से तीनों देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इन तीनों देशों में अफीम का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इस कारण इन तीनों देशों को एक गोल्डन क्रिसेंट भी कहा जाता है, यानी अफगानिस्तान पर कंट्रोल करना एक फायदे का सौदा था। तो 1970 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों की नजर अब अफगानिस्तान पर थी। ये दोनों अब अफगानिस्तान पर कंट्रोल करना चाहते थे। अब 1970 में अफगानिस्तान में जाहिर शाह राजा थे, तो यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान के सेना के जो जनरल थे दाऊद खान, इन्हें सपोर्ट किया कि तुम अफगानिस्तान में मिलिट्री कू करके राजा को सत्ता से हटा दो। तो 1973 में दाऊद खान ने मिलिट्री कू करके राजा जाहिर शाह को सत्ता से हटा दिया और ये अफगानिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद दाऊद खान धीरे धीरे कम्युनिज्म का विरोध करने लगे और इन्होंने अफगानिस्तान में नए नए सुधार करने शुरू किए। अब अफगानिस्तान के लोग तब भी गरीब ही थे। यहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ये लोग गांव कस्बों में ही रहते थे। इस कारण ये लोग धर्म के साथ बड़ी गहराई से जुड़े हुए थे, यानी अफगानिस्तान में अगर कोई धर्म के विरोध में जाकर काम करेगा तो उन्हें सजा मिलना तय है। ऐसे में अगर कोई अफगानिस्तान को बदलने की कोशिश करेगा तो यहाँ के लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो जैसे ही दाऊद खान ने अफगानिस्तान में सुधार करने शुरू किए तो 1978 में यहाँ के लोगों ने दाऊद खान की हत्या कर दी। तो इसके बाद यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में एक और इंसान को प्रेसिडेंट बनाया, नूर मोहम्मद तराकी। लेकिन 2 साल बाद यानी 1979 में
ये भी मारे जाते हैं। जिसके बाद यूएसएसआर को लगा कि हम जितने भी लोगों को अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाते हैं उन्हें अफगान लोग मार देते हैं। पहले दाऊद खान को मार दिया और फिर तराकी को भी मार दिया गया। इस कारण इसके बाद यूएसएसआर ने तय किया कि अब यूएसएसआर खुद अफगानिस्तान में घुसेगा और अफगानिस्तान पर कंट्रोल करेगा। तो 1979 के बाद ही यूएसएसआर अफगानिस्तान में आया और आकर अफगानिस्तान में अपनी सरकार भी बना लेता है यूएसएसआर, और बबराक करमल को अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब यूएसएसआर कम्युनिज्म की विचारधारा फॉलो कर रहा था, तो बबराक करमल के जरिए यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर भी कम्युनिज्म थोपने की कोशिश की। लेकिन जैसा अभी बताया कि अफगानी लोग धर्म में मानने वाले लोग हैं और कम्युनिज्म लोगों को धर्म से दूर कर देता है। जैसे आज रूस और चाइना को देख लो। कम्युनिज्म आने से पहले ये दोनों देश धार्मिक थे। रूस के लोग ईसाई धर्म को मानते थे, लेकिन कम्युनिज्म आने के बाद 15% रशियन लोग आज नास्तिक हो गए हैं। और पहले चीन के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन चीन में आज 91% लोग यानी लगभग पूरा देश नास्तिक हो गया है। इसी तरह से नॉर्थ कोरिया के 70% लोग भी नास्तिक हो गए हैं। इसका मुख्य कारण इन तीनों देशों में कम्युनिज्म का आना है। खैर, तो जब अफगान लोगों ने देखा कि हमारे देश पर कम्युनिज्म थोपा जा रहा है, तो यहाँ के लोगों ने अपनी सरकार यानी बबराक करमल का विरोध करना शुरू किया। अब माहौल कुछ ऐसा है कि अफगानिस्तान में जो सरकार है वो यूएसएसआर की पपेट है और देश के लोग इस सरकार के खिलाफ है। तो इसका फायदा उठाया अमेरिका ने, क्योंकि उस समय अमेरिका और यूएसएसआर एक दूसरे के जानी दुश्मन थे कोल्ड वॉर के चलते। तो अफगानिस्तान में जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन्हें अमेरिका ने सपोर्ट किया कि यह यूएसएसआर अफगान लोगों के साथ बहुत गलत कर रहा है और जबरदस्ती अफगान लोगों पर कम्युनिज्म थोप रहा है। वो अफगान लोगों से उनकी आजादी छीन रहा है। इस कारण हम यानी अमेरिका अब उन अफगान लोगों के साथ खड़े हैं जो सरकार के खिलाफ है, जिसे अफगान मुजाहिदीन कहते हैं। तो इसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन साइक्लोन शुरू किया, जिसके तहत अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीनों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू किया। कहां पर? तो पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरेबिया में, क्योंकि उस समय पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरेबिया के रिश्ते काफी अच्छे थे अमेरिका के साथ। इस कारण लगभग 1.5 लाख जितने अफगान मुजाहिदीनों को ट्रेन करके इन्हें वापस अफगानिस्तान भेजा गया, जिन्होंने यूएसएसआर के साथ युद्ध शुरू किया 1979 में। ऊपर से अमेरिका ने मुजाहिदीनों को बड़ी तादाद में हथियार भी दिए। इस कारण यूएसएसआर इस युद्ध में डूबता चला गया और यह युद्ध जो 1979 में शुरू हुआ था वो 1989 तक चला, जिसमें यूएसएसआर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यूएसएसआर का जो रुतबा था दुनिया पर, उस पर अफगान मुजाहिदीनों ने पानी फेर दिया, क्योंकि यूएसएसआर एक सुपर पावर देश था और इन अफगान मुजाहिदीनों को हरा नहीं पाया। इस कारण 1979 में यूएसएसआर की सेना अपने सारे हथियार अफगानिस्तान में छोड़कर वापस यूएसएसआर भाग गई। अब अफगान सोवियत युद्ध एक अलग चैप्टर है, इस पर फिर कभी विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर आपको बस इतना समझना है कि यूएसएसआर ये युद्ध हार गया था 1989 में, और 15 फरवरी 1989 के दिन यूएसएसआर अफगानिस्तान को छोड़कर भाग जाता है। अब यूएसएसआर भाग तो गया, लेकिन वो अपने सारे हथियार अफगानिस्तान में छोड़कर भागा था। दूसरी ओर अफगान मुजाहिदीनों के पास अमेरिका के दिए हुए हथियार भी थे, यानी अफगानिस्तान में काफी हथियार थे। तो जब यूएसएसआर अफगानिस्तान छोड़कर गया 1989 में, तो अफगानिस्तान में गृहयुद्ध जैसे हालात बन गए, क्योंकि देश में कोई सरकार थी नहीं। इस कारण अफगान लोगों ने देश की सत्ता पाने के लिए आपस में लड़ना शुरू किया, जिसके चलते अफगानिस्तान में बहुत सारे अलग अलग ग्रुप बन गया और ये सब आपस में लड़ने लगे। इस घटना को अफगान सिविल वॉर कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 1992 में ये सारे ग्रुप आपस में लड़ रहे थे, लेकिन 1996 आते आते तालिबान ने अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से को कब्जा लिया। इसमें जो ग्रीन कलर वाला हिस्सा है वो अब तालिबान के कंट्रोल में आ गया, जिसका लीडर था मुल्ला ओमर। इन्होंने ही तालिबान बनाया था
जिसके पास अब अफगानिस्तान की सत्ता थी, और इन्होंने अब अफगानिस्तान में शरिया लॉ भी लागू कर दिया था। अब अभी तक अमेरिका यही कह रहा था कि ये तालिबान एक अच्छा ग्रुप है, क्योंकि अमेरिका ने जो अफगान मुजाहिदीनों को बनाया था उसमें से ही एक ग्रुप बना था तालिबान और एक दूसरा ग्रुप बना था अलकायदा, जो दोनों अमेरिका की देन थी। इस कारण अमेरिका अभी भी ये कह रहा था कि ये तालिबान के लोग अच्छे हैं। लेकिन 2001 में तालिबान ने कांधार में गौतम बुद्ध की जो बड़ी प्रतिमा थी उसको तालिबान ने बम से उड़ा दिया। फिर 2001 में ही अलकायदा ने भारत के एक विमान का अपहरण कर लिया। तब भी अमेरिका ने कहा कि ये लोग अच्छे हैं। लेकिन फिर 2001 में ही अलकायदा ने अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला किया, 9/11, जिसमें अमेरिका के लगभग 3000 जितने लोग मारे गए। और उस समय अलकायदा का लीडर था ओसामा बिन लादेन, जो 9/11 का हमला करके अभी अफगानिस्तान में बैठा था। तो अमेरिका ने तालिबान से कहा कि लादेन को हमारे हवाले कर दो, लेकिन तालिबान ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। लादेन हमारे मेहमान है और हमारे मेहमान को हम धोखा नहीं देंगे। और फिर इसके बाद अमेरिका ने स्वीकार किया कि ये जो अफगान मुजाहिदीनों के ग्रुप है, तालिबान और अलकायदा जैसे ग्रुप, ये अब अच्छे लोग नहीं है, ये सबके सब आतंकवादी है। जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलग अलग प्रकार के मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए, यह कहते हुए कि अब हम अफगानिस्तान को आज़ादी दिलाएंगे। लेकिन किससे? तो तालिबान से। और तालिबान बनाया किसने था? तो खुद अमेरिका ने। खैर, तो 2001 से अमेरिका ने अपनी सेना अफगानिस्तान में उतारनी शुरू की और इन्होंने तालिबान से लड़ाई शुरू की। जिसके बाद तालिबान के लड़ाके फिर से पहाड़ों में छिप गया और इन्होंने गुरिल्ला तकनीक से अमेरिकी सेना से लड़ना शुरू किया। तो एक तरफ 2001 से अमेरिका और तालिबान की लड़ाई शुरू हुई अफगानिस्तान में, दूसरी ओर ये जो पाकिस्तान है वो अभी तक यानी 2001 तक तालिबान को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन 2001 के बाद से ये तालिबान भी अब पाकिस्तान के लिए एक सिरदर्द बनने लगा, क्योंकि अफगानिस्तान में जो पश्तून आबादी है जो इस लाइट येलो कलर के एरिया में रहती है, उन्हीं के लोगों ने तालिबान बनाया था। अब पाकिस्तान में भी इस लाइट येलो कलर के एरिया में पश्तून लोग रहते हैं, तो ये लोग भी अफगान तालिबान को सपोर्ट करते थे, क्योंकि पश्तून भाई भाई। तो पाकिस्तान में रहने वाले पश्तून लोग भी चाहते थे कि पाकिस्तान में भी तालिबान जैसा संगठन बने जो पाकिस्तान पर राज करे और पाकिस्तान में शरिया लॉ लागू करे। अब 2001 यानी ये वो समय था जब पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर था। अमेरिका की मदद से ही पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा था, क्योंकि जो लोन और पैसा पाकिस्तान को मिल रहा था वो सब अमेरिका की देन थी। ऐसे में पाकिस्तान तालिबान को भी सपोर्ट कर रहा था और अमेरिका को भी सपोर्ट कर रहा था। तो पाकिस्तान के यहाँ जो पश्तून आबादी रहती है उसके कई लोग अपने पाकिस्तान से खुश नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान और अमेरिका दोनों को सपोर्ट कर रहा था। इस कारण यहाँ के एक पश्तून इंसान जिसका नाम था बैतुल्ला महसूद, जो अपनी पाकिस्तानी सरकार से खुश नहीं था। उस समय पाकिस्तान में मुशर्रफ सरकार थी जो अमेरिका से भी पैसा लेती थी और तालिबान को भी सपोर्ट कर रही थी। इस कारण महसूद ने एक संगठन बनाया यहाँ पश्तून एरिया में, जिस संगठन का नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान था, यानी टीटीपी। और इस टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना से लड़ना शुरू किया 2007 में। अब टीटीपी का जो टारगेट था वो ये था कि जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आया था वैसे ही पाकिस्तान में भी तालिबान का रूल आ जाए, और जैसे अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान में शरिया लॉ लागू किया था वैसे ही टीटीपी भी पाकिस्तान में शरिया लॉ लागू करे। यानी अफगान तालिबान और टीटीपी दोनों की विचारधारा अब एक ही थी। इस कारण ये दोनों तालिबान अब एक दूसरे को सपोर्ट भी करने लगे, लेकिन पर्दे के पीछे से। बाकी अफगान तालिबान बाहरी दुनिया और पाकिस्तान को यही कह रहा था कि हम पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ है। तो अफगान तालिबान ऐसा क्यों कह रहा था? क्योंकि यह पाकिस्तान भी अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहा था। मतलब अफगान तालिबान और पाकिस्तानी सरकार के रिश्ते अच्छे थे। पाकिस्तान और टीटीपी एक दूसरे के दुश्मन थे और पर्दे के पीछे अफगान तालिबान टीटीपी को सपोर्ट कर रहा था। इस कारण 2007 के बाद से यहाँ के टीटीपी संगठन ने
पाकिस्तान पर छुटपुट हमले शुरू किए। उस समय टीटीपी का मुख्य अड्डा यहाँ क्वेटा में था। यहाँ से टीटीपी सब कुछ मैनेज कर रहा था। टीटीपी के लड़ाके यहाँ से पाकिस्तान पर हमले करते थे और मुसीबत आने पर ये लोग अफगानिस्तान के इस पश्तून एरिया में चले जाते थे, क्योंकि इस लाइट येलो कलर में पश्तून आबादी रहती है जो आधी अफगानिस्तान में और आधी पाकिस्तान में है। और इन्होंने ही अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान में टीटीपी संगठन बनाया था। इस कारण यह टीटीपी पाकिस्तान के लिए धीरे धीरे एक सिरदर्द बनने लगा। ऐसे में 2007 में पाकिस्तान ने यहाँ डोरेंट लाइन के पास जो अफगान गांव थे जहां पर टीटीपी के लड़ाके छिपे हुए थे, उन गांवों पर हमला किया, जिसमें अफगानिस्तान के 41 लोग मारे गए। फिर 2011 में भी पाकिस्तान ने यहाँ के गांवों में 150 जितनी मिसाइलें दाग दी, क्योंकि टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान पर हमला करके अफगानिस्तान के गांवों में छिप जाते थे। मतलब 2007 के बाद से पाकिस्तान और टीटीपी आपस में लड़ रहे थे। दूसरी ओर 2001 के बाद से अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना आने के बाद से तालिबान पहाड़ों में छुप गया था, जिससे अफगानिस्तान का माहौल काफी शांत हो गया था। इस कारण तो पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी के लड़ाकों को मारने जा पाती थी। लेकिन 2014 में टीटीपी ने पाकिस्तान के पेशावर के एक स्कूल पर एक बहुत बड़ा हमला किया, जिसमें 144 जितने बच्चे मारे जाते हैं। इस कारण पाकिस्तानी आम जनता और सरकार बहुत गुस्सा हो गई, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के खिलाफ एक बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू की। इसमें अमेरिका ने भी काफी मदद की थी पाकिस्तान की, क्योंकि ये टीटीपी और अफगान तालिबान आखिर एक ही थे। इस कारण इस कार्रवाई में टीटीपी के आधे लड़ाके मारे गए, यानी टीटीपी अब काफी कमजोर हो गया था पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई के बाद से। इस कारण टीटीपी का जो मुख्य अड्डा यहाँ क्वेटा में था, वहां से टीटीपी का लड़ाके अब यहाँ खुस्त में आ गया, जो कि अफगानिस्तान में है। फिर इसके बाद पाकिस्तान ने इस डोरेंट लाइन पर फेंसिंग लगानी शुरू कर दी, ताकि अफगानिस्तान से कोई भी टीटीपी का लड़ाका पाकिस्तान में घुस ना पाए। लेकिन इतनी बड़ी फेंसिंग लगाने में काफी समय लगता है और ये फेंसिंग आज भी अधूरी है। इस कारण 2014 के बाद से भी पाकिस्तान और टीटीपी दोनों ने एक दूसरे पर हमले जारी रखे, जिस दौरान 2017 में पाकिस्तान ने कुछ 500 रॉकेट दागे अफगानिस्तान के इन गांवों में, जिसमें लगभग 500 अफगान परिवारों ने अपने घर बार खो दिए थे। तो इस तरह से लगभग 2020 तक इन दोनों के बीच हमले चलते रहे। लेकिन 2021 आते आते अमेरिका थक गया, क्योंकि 2001 से अमेरिका अफगानिस्तान में आया था अफगान लोगों को तालिबान से आजादी दिलाने के लिए। लेकिन अमेरिका ऐसा कर नहीं पाया और 2021 में अमेरिका खाली हाथ अफगानिस्तान से वापस लौट गया, जिसके बाद कुछ ही दिनों में जो तालिबान पिछले 20 सालों से पहाड़ों में छिपा हुआ था, वो बाहर निकला और इन्होंने फिर से अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लिया। यानी 2021 के बाद से अफगानिस्तान की सत्ता अब फिर से तालिबान के हाथों में है। मतलब शुरुआत में हमने जाना था कि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर यानी बड़े बड़े साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि पहले सिकंदर वापस लौटा था, फिर ब्रिटिश एम्पायर यहाँ से वापस लौटा, उसके बाद सुपर पावर यूएसएसआर भी यहाँ से खाली हाथ वापस लौटा और आखिर में अमेरिका भी अपने साजो सामान लेकर यहाँ से निकल गया 2021 में, और फिर से तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर आ गया। अब 2021 तक अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी तालिबान से लड़ने के लिए। लेकिन अब अमेरिका वापस लौट गया तो पाकिस्तान को मदद मिलनी बंद हो गई, जिसके बाद से पाकिस्तान अब चीन पर निर्भर है। दूसरी ओर अफगानिस्तान के पास अब बड़ी तादाद में मजबूत हथियार है, क्योंकि 1979 में अमेरिका ने ऑपरेशन साइक्लोन के तहत अफगानिस्तान को काफी हथियार दिए थे। फिर 1989 में यूएसएसआर अपने काफी हथियार अफगानिस्तान में छोड़कर भाग गया था और 2021 में अमेरिका भी अपने कई आधुनिक हथियार अफगानिस्तान में छोड़कर भाग निकला था। यानी अफगानिस्तान के पास आज हथियारों की कोई कमी नहीं है, वो आसानी से पाकिस्तान के साथ लड़ सकता है। तो पाकिस्तान अब बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि यहाँ पर जिन पश्तून लोगों ने टीटीपी संगठन बनाया था
जो पहले यहाँ क्वेटा से पाकिस्तान पर बार बार हमला करता था, अब अफगानिस्तान के खोस्त में जा बैठा है, क्योंकि अभी ना अफगान तालिबान का सपोर्ट है। इस कारण अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाकर टीटीपी को मारने से कतराता है, क्योंकि ऐसा करने से अफगानिस्तान के साथ इनका युद्ध भी हो सकता है। लेकिन फिर भी 2021 के बाद से भी दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले जारी रखे। जैसे अगस्त 2021 में टीटीपी ने पाकिस्तान के कुछ 3 सैनिक मार दिए थे, तो सामने टीटीपी के भी 5 लड़ाके मारे गए थे। फिर दिसंबर 2021 में यहाँ सीमा पर दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई थी। फिर फरवरी 2022 में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तो इसी तरह से लगभग 2022 में दोनों ने एक दूसरे पर कई बार हमले किए, जिसमें दोनों ओर के दर्जनों लोग मारे गए थे। इस कारण फरवरी 2023 में पाकिस्तान ने देखा कि टीटीपी के लड़ाके जब भी पाकिस्तान में हमला करने आते थे तो वो यहाँ तोरखम से घुसते थे। इस कारण फरवरी 2023 में पाकिस्तान ने तोरखम सीमा को पार करने पर पाबंदी लगा दी, ताकि टीटीपी के हमले रोके जा सके। लेकिन ये ज्यादा समय तक चला नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही यानी मार्च 2024 में टीटीपी के लड़ाके किसी दूसरे रास्ते से पाकिस्तान में घुसे और इन्होंने एक आतंकवादी हमला किया पाकिस्तान पर। इस कारण पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 7 पाकिस्तानी सैनिक और 6 टीटीपी लड़ाके मारे गए थे। मतलब यह कि आज मौजूदा समय में भी पाकिस्तान और उनका टीटीपी जो अभी अफगानिस्तान में बैठा है, जिसे आज अफगान सरकार तालिबान का पूरा सपोर्ट है, इनके बीच आज भी चोर पुलिस की लड़ाई जारी है। तो ये चोर पुलिस की लड़ाई युद्ध में तब्दील ना हो तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, क्योंकि अफगानिस्तान को बड़े बड़े साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऐसे में पाकिस्तान का यहाँ पर जीतना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि पाकिस्तान के आर्थिक हालात भी अभी काफी कमजोर है। चीन के साथ इनके रिश्ते भी अब कुछ ठीक नहीं है, और दूसरी ओर पाकिस्तान की लड़ाई उनके ही बलोच लोगों के साथ भी जारी है, जो बलोच लोग भी पाकिस्तान पर हमला करके यहाँ ईरान में भाग जाते हैं, क्योंकि ईरान के इस भाग में भी बलोच लोग रहते हैं। ऊपर से सिंध प्रदेश भी जो है तो पाकिस्तान का हिस्सा, लेकिन ये भी एक अलग देश बनना चाहता है। यानी पाकिस्तान के लिए अभी किसी भी युद्ध में शामिल होना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर किसी से भी युद्ध शुरू करेगा तो उसे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ के बलोच लोगों ने पाकिस्तान पर हमला किया था, जिसके बाद ये बलोच लोग भागकर ईरान में चले गए। इस कारण पाकिस्तान और ईरान के बीच भी गर्मा गर्मी बढ़ गई थी, और ईरान ने पाकिस्तान पर एक हवाई हमला भी कर दिया था, जिसमें पाकिस्तान के 11 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन बाद में चीन ने आकर ईरान को शांत किया कि तुम पाकिस्तान पर हमला मत करो, जिसके बाद ईरान ने अपने हमले रोक दिए, क्योंकि ईरान को अभी परमाणु हथियार बनाना है, जिसमें चीन उसकी मदद कर रहा है। इस कारण चीन के कहने से ईरान रुक गया है। लेकिन अफगानिस्तान जब युद्ध में उतरेगा तो उसे रोकने वाला कोई नहीं है। वो चीन के भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान को चीन के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। और अफगानिस्तान जानता है कि हमने सिकंदर को, ब्रिटिश एम्पायर को, यूएसएसआर और अमेरिका सबको हराया है, तो पाकिस्तान और चीन किस खेत की मूली है। इस कारण तो आज अफगानिस्तान पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ली धमकियां भी देता है। जैसे अभी 16 मार्च 2024 के दिन यहाँ पर पाकिस्तान का एक मिलिट्री बेस है, तो यहाँ पर टीटीपी के लड़ाकों ने हमला किया, जिसमें पाकिस्तान के 5 से 7 सैनिक मारे गए। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो इन सैनिकों के फ्यूनरल में गए थे। वहां पर इन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे। इस कारण 24 मार्च 2024 के दिन पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान पर 2 एयर स्ट्राइक की, एक यहाँ खोस्त में और दूसरी यहाँ पक्तिका में। लेकिन इसमें पाकिस्तान ने टीटीपी के कुछ लड़ाकों के साथ साथ कुछ आम अफगान लोगों को भी मार दिया, जिसमें 5 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल थे। इस कारण अफगान तालिबान सरकार ने एक बयान जारी किया था कि हमारे आम लोगों को मारकर पाकिस्तान ने बहुत गलत किया है। अगर पाकिस्तान ऐसा दोबारा करेगा तो उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। ऐसा स्टेटमेंट आया था अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का।
तो अब आगे क्या होता है वो आने वाला समय तय करेगा। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच क्या विवाद है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।